नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज आप सभी बच्चों के लिए, 10th वालों के लिए साइंस की क्लास लेके आ गए हैं बाबू। ठीक है, साइंस की जो क्लास है इसमें हम पूरे जो है बाबू 50 VVI जो ऑब्जेक्टिव है उसको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। यदि हमारा टारगेट है मात्र 200 ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, 200 ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपके एग्जाम में इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। यदि आप सभी बच्चे 400 प्लस लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से बने रहेंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे। जो भी बच्चे नए आए हैं बाबू इस चैनल पर, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताएंगे बाबू, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताएंगे आप सभी लोग, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है बाबू। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो याद रखिएगा, किलोवाट घंटा जो मात्रक है बाबू वो है विद्युत ऊर्जा का है। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। ए मीटर को जो विद्युत परिपथ में जो जोड़ते हैं बाबू, तो याद रखिएगा वो जो जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए रिजल्ट का मतलब है विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर। हमारे इस चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, और हमारे वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, या विद्युत वाहक बल, या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। 4 का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है बाबू वो हो गया सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन शाम जो है 7 बजे लाइव क्लास होगा। प्रतिदिन आप सभी बच्चे जुड़ेंगे हमारे इस चैनल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू 6 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखो, गोलीय दर्पण में जो फोकस होता है, फोकस दूरी जो होता है बाबू वो त्रिज्या के आधा गुना होता है। ठीक है, यानी r/2। इसी को कैसे लिखोगे? इसके बटे 1 कर दो, इधर से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 2f हो जाएगा, और r गुना 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है ए मिल रहा है। ठीक है, ए इज करेक्ट हो जाएगा, r बराबर 2f। ठीक है, याद रखेंगे। 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो याद रखिएगा, मानव का जो नेत्र है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है बाबू वो किस पर बनाता है? तो याद रखिएगा रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए सभी लोग,
कमेंट करके बताइए कि आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, जीवाश्म पर। फटाफट बताएंगे। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो क्या है, ये सभी है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस है, ये सभी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, क्या कहते हो? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तमान वस्तु, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखो बाबू, यहाँ पर लिखा गया है टिंडल। ठीक है, टिंडल का अर्थ देखो, हम समझाते हैं, आप सभी को नहीं जानते होंगे। टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं? गांव में जैसे झोपड़ी का जो घर होते हैं ना, जो उसके ऊपर जो दिए होते हैं, लारो सब का जो बना होता है, फूस का जो छारा हुआ रहता है ना, उस पे कुछ छेदे होते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य की प्रकाश उन छेदा के माध्यम से यदि घर में प्रवेश करते हैं, कुछ धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, तो उन चीजों को ही हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहाँ देखने को मिलते हैं? जंगल में, बाजार में, खेतों में, सभी में। तो याद रखिए, टिंडल का जो प्रभाव है बाबू वो जंगलों में मिलता है अधिक से अधिक, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे अधिक से अधिक है और उनके वजह से सूरज की जो किरणें है ना, उसमें भी जो टिंडल प्रभाव की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने, जो तारे जो टिमटिमाते हैं बाबू, वो किसके कारण? तो याद रखिएगा, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बाबू? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो याद रखिए, जो सामान्य नेत्र है ना और रेटिना पर जो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू, वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए, कहता है किसी बल्ब से 1 मिनट में किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है। देखिए, आप सभी को हम समझा देते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ठीक है, किसी बल्ब से 1 मिनट, समय यानी टी का मतलब समय। समय आपको कितना दिया है बाबू? 1 मिनट। कितना दिया है? 1 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। ठीक है, समझ रहे हो सभी लोग? समय आपको कितना दिया? 1 मिनट। और 1 मिनट कितने के बराबर होता है? 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, और हमको कूलम दिया है। ठीक है, कूलम दिया यानी क्यू का मान हमको दिया है, आवेश का मान दिया है कितना? 120 कूलम दिया है ना बाबू, समझ रहे हो ना? समय आपको कितना दिया है? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, और आवेश कितना है? 120 है। निकालना क्या है? विद्युत धारा, मतलब आई निकालना है। ठीक है, तब आई बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Q/T।
Q बटेगा T। अब देखो Q का मान कितना है बाबू, 120 है, और बटे में T का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 से इसको कटा दोगे कितना बार में, 2 बार में, यानी ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी लोग ना। ऑप्शन इसमें देखिए 2 है ना, 2 एम्पियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपकरण में धन मतलब प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ऐसी कौन सी उपकरण है बाबू जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आम मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुंडली में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है बाबू, लघुपथन समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा, बहुत अधिक, यहाँ पर हो जाएगा बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, ये ऑप्शन होगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है या बहुत कम, या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर, फटाफट बताएंगे तो बाबू 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। बहुत अधिक बढ़ जाता है, लघुपतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। एक बार कमेंट कीजिए, क्या वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है बाबू। हमने अभी आप सभी को बताया कि यदि आप सभी लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को देख लेते हैं तो 400 प्लस नंबर जरूर लाइएगा। ठीक है, ये मेरा दावा है। आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पूरे बुक से निचोड़ करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। तो आप सभी बच्चे प्रतिदिन शाम 7 बजे हमारे क्लास को जरूर देखें। ठीक है, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। ठीक है, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बाबू 17 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, माइकल फैराडे ने। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, चुंबकियों के सजातीय ध्रुव, देखिए सजातीय ध्रुव क्या किसे कहते हैं, मतलब समान। सजातीय ध्रुव का मतलब समान। अब समान किस में होगा, जो समान होंगे ना वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, याद रखिएगा। तो 18 का जो आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो विजातीय होंगे तब वो आकर्षण होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, याद रखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर है वो किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो याद रखिएगा कि ये जो विद्युत मोटर है वो जो परिवर्तित करता है बाबू विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ठीक है, HCl। ठीक है, HCl सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, कैसा होता है बाबू, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो याद रखिए वो सफेद होता है, क्या ऐसा होता है, सफेद। ठीक है, सफेद यानी कैसा होता है, श्वेत होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, कमेंट में जरूर आप सभी लोग बताइए एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, समीकरण, देखिए इसमें समीकरण तो अच्छी तरह से नहीं दिया गया बाबू, इसलिए इसका आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है,
किसी लाल तप्त आयरन पर, क्या दिया है बाबू, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प हम प्रवाहित करेंगे तब कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा वो जो यौगिक होगा Fe3O4, Fe3O4, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Fe3O4। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर Fe3O4 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 है मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। आपको हमने क्या बताया कि हमारे इस पीडीएफ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। यदि आप सभी को पीडीएफ लेना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9798519639। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके आप सभी लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, कोई पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा बाबू, तो याद रखिएगा। ठीक है, हमारे शरीर में पीएच कितनी प्रास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो पीएच मान जो है बाबू, उसकी जो प्रास होते हैं वो 7 से 7.8 तक। ठीक है, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, याद रखिएगा सभी लोग। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। रक्त में शर्करा, याद रखिएगा, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन करता है बाबू, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजेन या प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। तो याद, रक्त में जो शर्करा का जो स्तर नियंत्रित करता है ना, वो इंसुलिन करता है। कौन करता है बाबू, इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है एक पिकोमीटर, पीएम का मतलब पिकोमीटर, एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शन गलत है बाबू। ऑप्शन हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 11 मीटर। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 12 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से। चौथा हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 13 मीटर। ठीक है, तो देखिए एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बाबू, तो ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। 10 पर पावर, देख रहे हो ना, 10 पर पावर माइनस 12 मीटर, याद रखिएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी को हम समझा दिए। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया बाबू। एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 टू दी पावर माइनस 12 मीटर के बराबर, याद रखिएगा। 10 पर पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, तो एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक है बाबू वो होता है OH। क्या होता है, OH होता है, याद रखिए माइनस OH। ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो भी भाग लेंगे बाबू, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन जो है सी इज राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक जो होता है वो उसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। 29 नंबर क्वेश्चन है बाबू, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, कौन सा बाबू, हरा पौधा, मेढक, ग्रासहॉपर या सर्प। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता जो है
वो आपका सर्प है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प, याद रखिएगा, ठीक है। 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट में बता देंगे बाबू, आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। क्या आप लोग नहीं जानते कमेंट करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 30 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, क्या है वो? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो रक्त में जो आयरन की जो कमी से जो होता है रोग बाबू, उसका नाम होता है एनीमिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एनीमिया कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 31 है, 31 नंबर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, इनमें से कोई नहीं। कवक में जो पोषण की जो विधि है वो है मृतजीवी। ऑप्शन जो है बाबू बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है, मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन। ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है बाबू? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सिन क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। ऑक्सिन क्या है बाबू? एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो वो डायलिसिस जो थैली जो बना होता है बाबू, वो किसका होता है? तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन का होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। मानव में डायलिसिस थैली किसका बना होता है? कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइए बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितना हो जाएगा बाबू? 0.03%, ठीक है। 0.03% हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते भी हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक की जो संकलन को कहते हैं बाबू, उसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या ऑप्शन आपके पास है? जी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो इसमें जो बाबू पपीता है ना, वो एक लिंगी पादप है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? पपीता है, याद रखिएगा, ठीक है। आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बच्चे नए आए बाबू। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो याद रखिएगा बाबू, जो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो होता है ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो आप सभी लोग ऐसे प्रश्न को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, मादा एनोफिलेस, ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है बाबू? जो मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है ना, वो कैसा जल में रहता है? तो याद रखिएगा गंदा जल में। कैसा जल में? गंदा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और एक क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो याद रखिएगा साफ जल में। दोनों प्रश्न आपको बता दिए, यदि एग्जाम में आ जाएगा तो आप सभी लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बाबू। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होता है? गंदा जल में। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में? साफ जल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बाबू 14 है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? एस्ट्रोटोस्फियर में, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोटोस्फियर में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है बाबू, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, कौन होते हैं बाबू? उत्पादक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। शेयर कर दीजिए एक बार आप सभी लोग अपने दोस्तों तक बाबू, शेयर कर देंगे फटाफट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, क्या है बाबू? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का सिक्का, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, या क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का तो नहीं होगा, प्रोटीन का भी नहीं होगा बाबू, प्रकाश का भी नहीं होगा, यानी ग्लूकोज का होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का जो मोचन होता है बाबू वो होता है शुक्रवाहिका में, ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा, 45 का राइट आंसर। आप सभी को समझ में आ रहे हैं बाबू? एक बार कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं करते आप सभी लोग। 46 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं? जो ओजोन परत है उनके अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है बाबू? तो याद रखिएगा ऑप्शन है त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, इनमें से सभी। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी बीमारी होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत के कारण त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, उत्परिवर्तन, ये तीनों बीमारी होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है किसमें होता है बाबू? डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। शुक्राणु का जो निर्माण होगा बाबू वो हो जाएगा वृषण में, किसमें हो जाएगा? वृषण में, याद रखेंगे, ठीक है, वृषण में, ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वो अनुवांशिकी का जो पिता होता है वो किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू 50 है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, केवल 1। तो याद रखिएगा मछली के हृदय में जो कोष्ठकों की जो संख्या है बाबू
वो 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करें। ठीक है, यदि आप सभी को पीडीएफ लेना हो बाबू तो इस दिए गए इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।